पी ब्लॉक। आज स्टार्ट करना है हम लोगों को हेलोजन फैमिली। इससे पहले हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हेलोजन फैमिली देखो, एलिमेंट्स के नाम क्या हैं, किस तरीके से याद रखना है। फिर कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है हमारे पास AT, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें जो कवर करना है वो कवर करना है इन चार के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के बारे में। सबसे पहले इनकी मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे। तो मेटालॉइड के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, मेटालॉइड के लिए हमें क्या याद रखना है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। ये लाइन अगर हमें याद है तो हम सभी के बारे में, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटालॉइड है, सभी को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से याद रखना है हमें, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, मेटालॉइड। अब पीरियोडिक टेबल में मेटालॉइड से ऊपर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सभी नॉन मेटल होते हैं और मेटालॉइड से नीचे की तरफ जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सभी मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली में देखो ये AT क्या है हमारे पास, ये मेटालॉइड है और इस मेटालॉइड से ऊपर की तरफ जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, नॉन मेटल। तो चारों हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे हमारे पास, ये नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हेलोजन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है, NH2NP5। यहाँ N किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ N डिनोट करता है नंबर ऑफ पीरियड को या आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। ठीक है, जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है, फ्लोरीन आता है सेकंड पीरियड में। इसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं, 2। तो हमने N की जगह क्या रखा, 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ इसका, 2s2 2p5। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p5। ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, 4s2 4p5 एंड आयोडीन 5s2 5p5। तो NH2NP5 क्या होगा इसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और N की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ ऑर्बिट, हम डायरेक्टली उनकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलोजन फैमिली में इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में हम बात करते हैं। देखो फिजिकल स्टेट सिर्फ इसी की नहीं, हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने लिक्विड, कितने गैस और कितने सॉलिड होते हैं हम जानते हैं। अभी तक पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, अभी तक पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। उनमें अगर बात की जाए कि टोटल कितने लिक्विड हैं, अब देखो ऐसा बोला जा रहा है कि कितने लिक्विड हैं तो हमें टेम्परेचर तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि किस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर बात करेंगे तो सभी एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो लिक्विड, सॉलिड और गैस सब अलग अलग हमें मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर जनरली माना जाता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अगर रूम टेम्परेचर बोला जाए तो रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहां तक अगर टोटल नंबर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस पूछा जाए तो इसके बारे में मैं बता देता हूं। गैस और सॉलिड की हम बाद में बात करेंगे, उनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लिक्विड के अंदर है। तो सबसे पहले हम लिक्विड की बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने लिक्विड हैं। पीरियोडिक टेबल में रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 2 लिक्विड होते हैं, कौन कौन से, एक ब्रोमीन एंड एक मर्करी। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोटल कितने लिक्विड हैं यहाँ पर, 2, ब्रोमीन एंड मर्करी। और इसमें भी अगर पूछा जाए कि मेटेलिक लिक्विड और नॉन मेटेलिक लिक्विड, तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमारे पास नॉन मेटेलिक लिक्विड है और मर्करी मेटेलिक लिक्विड है। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में एक नॉन मेटेलिक लिक्विड और एक मेटेलिक लिक्विड हमें मिलता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा मतलब जैसे अगर रूम टेम्परेचर बोला जाता है तो रूम टेम्परेचर अगर हम बाहर की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ थोड़ी ठंड होती है, वहाँ 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रूम टेम्परेचर होता है। और अगर इंडिया में समर की बात करें तो यहाँ रूम टेम्परेचर 40-50 तक चला जाता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है और वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में। वो कौन कौन से हमारे पास, वो ये 4 एलिमेंट है। मतलब 25 डिग्री से थोड़ा सा भी हीट किया
तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम और गैलियम, ये चारों एलिमेंट भी लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वो ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा, वो हमें पूछेगा जनरली कि रूम टेम्परेचर पर टोटल कितने लिक्विड होते हैं, तो हमें याद रखना है सिर्फ दो, कौन कौन से, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। ब्रोमीन नॉन मेटेलिक, मर्क्यूरी मेटेलिक। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हीट करने पर और कौन कौन से हमारे पास लिक्विड मिल सकते हैं, तो वो ये चार हो जाएंगे, कौन कौन से, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम एंड गैलियम, ये चारों एलिमेंट। ठीक, तो टोटल 6 लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें गैसेस के बारे में। गैस कौन कौन सी है हमारे पास, गैस है फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास टोटल गैस हुई कौन कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके साथ में नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस। तो ये सब क्या है, ये किसकी कैटेगरी में आ गए हमारे पास, ये सभी गैसेस की कैटेगरी में आ गए। गैस हमारे पास मिले, लिक्विड हमारे पास मिले, बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी सॉलिड की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हेलोजेंस में फिजिकल स्टेट की बात करें तो हेलोजेंस देखो अभी बताया जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या है, गैसियस स्टेट। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड, कौन सा लिक्विड, नॉन मेटेलिक लिक्विड। ठीक, और आयोडीन क्या है, आयोडीन हमारे पास सॉलिड की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आयोडीन सॉलिड क्यों होता है, बाकी के एलिमेंट गैस, लिक्विड, आयोडीन सॉलिड क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। तो ऊपर से नीचे आने पर आयोडीन तक आते आते मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा बढ़ा, तो यहाँ वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा, और वैन डर वाल्स फोर्स जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में आएंगे, आपस में चिपक जाएंगे फोर्स से, और जब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास में आके चिपक जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो इसीलिए आयोडीन किस कैटेगरी के अंदर आएगा, सॉलिड की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें पीरियडिक ट्रेंड के बारे में बात करना है, जो हम पीरियडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मैं नाइट्रोजन फैमिली में भी और ऑक्सीजन फैमिली में भी दोनों में पूरी पीरियडिक पूरे पी ब्लॉक के लिए एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उम्मीद है तुम लोगों ने वहां पर पढ़ लिया होगा अच्छे से। यहां पर थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन कहां आते हैं, अगर लेफ्ट से राइट जाने की बात हो रही है तो लेफ्ट से राइट जाने में ग्रुप 13 से और ग्रुप 17 तक कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ग्रुप 13 से और ग्रुप 17 तक लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, और जनरली ट्रेंड ये होता है टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप 18 की बात करें तो याद रखना अपने पीरियड में जितनी भी नोबल गैस हैं उनका एटॉमिक साइज बाकी सभी एलिमेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि वो वॉन डर वाल्स रेडियस फॉर्म करती हैं। इसीलिए जैसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन और हीलियम में से साइज किसका बड़ा होगा, तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर साइज किसका बड़ा होगा, यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन और नियोन, इसका अगर सेम पीरियड की बात करें तो ऑक्सीजन के पीरियड में नियोन आता है, तो यहाँ पर नियोन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ये हुआ लेफ्ट से राइट। टॉप टू बॉटम की बात करें तो एक्सेप्शन कहाँ है, बोरोन फैमिली के अंदर। बोरोन फैमिली में हमें किन किन को शफल करना है, जहां डी डी ट्रांजिशन होता है, कहां, एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम थैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के साइज से छोटा होता है। जनरली टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करना है, लेकिन जहां मैंने सर्कल किया है वहां पर हमें इनको शफल कर देना है। इंडियम और थैलियम का साइज लगभग सिमिलर होता है, सिर्फ 2-3 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस होता है। कार्बन फैमिली में हमें क्या करना है, कार्बन फैमिली में हमें सिर्फ ये चेंज करना है। ठीक है, यहां डी ट्रांजिशन से कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट से यहां पर इफेक्ट पड़ेगा। और ग्रुप 15 के बाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। टॉप टू बॉटम आने पर साइज डायरेक्टली हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। तो अगर हेलोजन फैमिली की बात करें तो हेलोजन फैमिली में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर साइज कंटिन्यू इंक्रीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमें पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या रेडियस। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा,
तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस का साइज क्या था, टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज हुआ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जनरली होता है टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज होगी। लेकिन हमें पता है सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होती है। ठीक है, सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम होती है। बात करेंगे इसके बारे में हम क्यों। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे ज्यादा क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड उसके बाद आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा क्यों होती है, इसके बारे में देखो। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। फ्लोरीन के केस में क्या होगा, फ्लोरीन के केस में साइज छोटा सा है, क्लोरीन के केस में साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 7 इलेक्ट्रॉन इस साइज पर फैले हुए होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन कौन से हमारे पास, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्लोरीन का साइज छोटा सा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है और वो 7 इलेक्ट्रॉन छोटे से साइज में फैले हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ छोटे साइज में, फ्लोरीन में बहुत छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। तो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इस पर अट्रैक्ट होकर अटैच होने के लिए आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगेगा और इस रिपल्सन फोर्स की वजह से फ्लोरीन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाएगी। क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पूरी पीरियडिक टेबल में देखो कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम आने पर क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यू डिक्रीज करना है। एक बार मैं समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में काम आते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद होनी चाहिए, तो वो हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखो इजीली याद किया जा सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन। ठीक है, और हाइड्रोजन भी आएगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन इस साइड में आता है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हमें काम आती रहती है। तो इन्हें देखो किस तरीके से हम इजीली याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर। तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कितना माना गया है, 4। अब राइट से लेफ्ट जाने पर, राइट से लेफ्ट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करना है हमें, डिक्रीज करना है। तो 0.5 डिक्रीज करते चले जाओ, यहाँ 3.5, उसके बाद 3, यहाँ पर 2.5। ठीक है, बोरोन भी हमें एक्चुअल में याद करने की जरूरत नहीं होती, बोरोन भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि पीरियडिक टेबल में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो यही एलिमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक याद रखो। ठीक है, 2.5। हाइड्रोजन का भी अगर याद रखना है, हाइड्रोजन भी वैसे जरूरी नहीं है हमें याद रखना, अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 2.1 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेम याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P के साथ में सेम होती है। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1, तो यहां पर P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 2.1। ठीक है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो देखो कार्बन की तो हमें याद है ना, हम 0.5 कम करते गए हैं, तो सल्फर की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी, 2.5, एंड आयोडीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी, 2.5। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के इक्वल होती है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, 3। और हमें पता है टॉप टू बॉटम आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो देखो 0.5 तो हम डिक्रीज कर चुके, यहाँ पर 4,
क्लोरीन के पास 3, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 0.3 का। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 और ब्रोमीन से आयोडीन में डिफरेंस आ रहा है 0.3 का 2.5। इस तरीके से इसे याद रखना, ठीक है। ये कैसे याद रखोगे? ये है हिमाचल प्रदेश में एक कसाई नकल करते हुए पकड़ा गया। हिमाचल प्रदेश में एक कसाई नकल करते हुए पकड़ा गया। हिमाचल प्रदेश मतलब एचपी, ये रहा एचपी। कसाई CSI कसाई और नकल NCL नकल। हिमाचल प्रदेश में कसाई नकल करते हुए पकड़ा गया। तो अगर हमें ये याद है, देखो सबसे पहले हमें याद रखना है इसका 0.5 कम करते चलना है, और उसके बाद ये ट्रिक याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश में कसाई नकल करते हुए पकड़ा गया। तो जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल के जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बॉन्ड बनाते हैं और जो कंपाउंड में काम आते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने पर अभी बताया था, जैसे फ्लोरीन से और आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कंटिन्यू डिक्रीज करनी है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, और फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। बॉन्ड स्ट्रेंथ में हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ दो फैक्टर पर काम करता है, कौन कौन से? सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। फ्लोरीन तो F सिंगल बॉन्ड F, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। पहला फैक्टर है हमारे पास साइज। साइज जितना छोटा होगा ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी, साइज जितना बड़ा होगा ओवरलैपिंग उतनी कम होगी। तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को मैं ओपी से डिनोट करता हूं, ठीक है। और ओवरलैपिंग जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। पहला फैक्टर हमें याद रखना है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर है हमारे पास, वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए काम करेगा, और वो है लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स को हमें याद रखना है, पहला फैक्टर साइज और दूसरा फैक्टर लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर को इरेज करके मैं समझा देता हूं किस तरीके से ये है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। टॉप टू बॉटम आने पर साइज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये फ्लोरीन के छोटे साइज और ये आयोडीन के बड़े साइज। इसका मतलब फ्लोरीन के केस में ओवरलैपिंग अच्छी हो सकती है, छोटे साइज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयोडीन के केस में ओवरलैपिंग कम होगी, तो फ्लोरीन के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और आयोडीन के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? F2 Cl2 Br2 एंड I2, ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। ये तो पहला फैक्टर जो साइज था। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर हमारे पास है ओवरलैपिंग, सॉरी रिपल्सन फोर्स लोन पेयर का। देखो यहां पर क्या होगा, 3 लोन पेयर फ्लोरीन के पास है और ये 3 लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे साइज है, छोटे साइज बिल्कुल पास पास में, और जितने पास में होंगे रिपल्सन फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। आयोडीन के केस में ये तो पहले से ही बहुत दूर दूर है क्योंकि ओवरलैपिंग इनके अंदर है नहीं, और अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो इसका मतलब इनमें रिपल्सन फोर्स कम लगेगा। तो रिपल्सन फोर्स की वजह से ये जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और जो F2 फर्स्ट नंबर पर आ रहा था वो थर्ड नंबर पर चला जाएगा। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? Cl2 Br2। ये देखिए रिपल्सन फोर्स की वजह से F2 यहां आया और उसके बाद I2, तो ये होगा हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। Cl2 Br2 F2 एंड I2। कौन कौन से फैक्टर काम किए यहाँ पर? साइज, साइज जितना ज्यादा बड़ा ओवरलैपिंग उतनी कम और बॉन्ड उतना ही वीक। दूसरा फैक्टर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो ये हेलोजन फैमिली की बात है। इसी तरीके से हम पी ब्लॉक की बाकी फैमिलीज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरीके से लगेगा। तो ये बाकी फैमिलीज है। देखो हेलोजन के बारे में भी समझा चुका हूं, ये हेलोजन Cl2 Br2 F2 एंड I2। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन, टॉप टू बॉटम आने पर ओवरलैपिंग वीक होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, लेकिन ऑक्सीजन के केस में भी 2 लोन पेयर हैं, आयोडीन के हेलोजन के केस में 3 लोन पेयर थे,
यहाँ कितने लोन पेयर हैं? 2। तो उन दोनों लोन पेयर में भी रिपल्सन फोर्स होगा, तो जो O2 फर्स्ट नंबर पर आ रहा था वो जंप लगा के कहाँ जाएगा? थर्ड नंबर पर। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास में एक रिपल्सन फोर्स होता है। तो देखिए ऑर्डर तो वही होना चाहिए था N2 P2 AS2 एंड Sb2, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से यहां पर क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, और बाकी हेलोजन और ऑक्सीजन फैमिली में जैसे इन एलिमेंट्स ने दो दो जंप लगाए थे, यहां सिर्फ नाइट्रोजन फॉस्फोरस को ही क्रॉस कर पाएगा। रीजन? क्योंकि एक ही लोन पेयर का रिपल्सन है। और कार्बन के केस में तो लोन पेयर होते ही नहीं है, और जब लोन पेयर होते नहीं है तो यहां ओनली साइज का ही फैक्टर काम करेगा, और साइज का फैक्टर काम करेगा तो इस ऑर्डर में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। टॉप टू बॉटम आने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी उसके ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इस तरीके से उम्मीद है याद कर सकते हो इजीली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कार्बन है, कार्बन में लोन पेयर नहीं होता तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है तो नाइट्रोजन एक जंप लगाकर आगे आ जाता है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं तो ऑक्सीजन भी दो जंप लगा देता है। और फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर होते हैं तो फ्लोरीन के केस में भी जंप लगेगा और ये आयोडीन से जस्ट पहले आके रुक जाएगा। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल सा हमारे पास रूल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, रीजन? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डर फोर्स, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवॉल्स फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल्स फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली हमारे पास सिर्फ यही नहीं सभी जगह रूल अप्लाई होगा। ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो हमारे पास उसमें भी इसी तरीके से रूल अप्लाई करेंगे, और इनऑर्गेनिक में भी कोई सा भी कंपाउंड हो उसी के लिए हम इसी तरीके से रूल अप्लाई करेंगे जहां भी कंपेरिजन की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ऑफ हेलोजन। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर की हम बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एजेंट का काम क्या होता है? जैसे अगर कोई भी टिकट एजेंट होता है तो वो टिकट एजेंट क्या करता है? वो सामने वाले का टिकट काटता है। ठीक है, तो इसी जैसे IRCTC एजेंट होता है, वो क्या करता है? सामने वाले की जो भी टिकट लेना था उसकी टिकट काटता है। तो उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, और जब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जो अपना रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हम बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन में ये चारों क्या है? ये नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो यहां पर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब खुद का रिडक्शन कर रहे हैं, और खुद का रिडक्शन कर रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी नोबल गैसेस के इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन इजीली कर सकते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। तो देखो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? जो जितना अच्छा रिडक्शन कर सकेगा, जो जितना अच्छा खुद का रिडक्शन कर सकेगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी उतनी ही अच्छी होगी। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्योंकि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है खुद का रिडक्शन उतना ही अच्छा कर रहा है, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन उतना ही अच्छा कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम आने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज होती जा रही है, मतलब खुद का रिडक्शन करने की पावर डिक्रीज होती जा रही है, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती जाएगी? इनकी डिक्रीज होती जाएगी। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2 एंड उसके बाद I2। ठीक है, तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और कंफ्यूजन किस लिए क्रिएट हो सकता है? कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो सकता है
कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, टेंडेंसी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर एक्चुअल में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तो सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये होता है, उसमें क्लोरीन सबसे पहले आता है, तो यहाँ भी Cl2 पहले आना चाहिए। बिल्कुल ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेट क्यों नहीं किया, ठीक है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है इस कंफ्यूजन को रिमूव करने का, कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर देखी जाती है वो एक्वस मीडियम में देखी जाती है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल जितनी भी पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती हैं वो सभी गैसियस स्टेट में पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ दोनों स्टेट अलग अलग हैं, और जब दोनों स्टेट अलग अलग हैं तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, और कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन करने में कंफ्यूजन तो होगा। देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये किस में ऑर्डर है, ये ऑर्डर है हमारा गैसियस स्टेट में। और यहाँ जो बात चल रही है ऑक्सीडाइजिंग पावर की, वो किस में चल रही है, एक्वस मीडियम में। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना देख के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, F2Cl2 Br2 एंड I2 ये होता है, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर एक्वस मीडियम में है तो एक्वस मीडियम में किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हमको करवाना है, तो कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे, सबसे पहले F2 का बॉन्ड तोड़ना होगा जो कि गैसियस स्टेट में है, जिसे हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में गैसियस स्टेट में हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाया एटम के अंदर, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है हमारे पास F माइनस अब बना गैसियस स्टेट का, और इस F माइनस में हमने पानी मिलाया, हाइड्रेशन एनर्जी, जब ये क्या बना हमारे पास F माइनस एक्वस सॉल्यूशन बना। तो इन तीनों का सम मिलाकर इस इक्वेशन के लिए जो एनर्जी निकलेगी हम उसी से ही ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हम एक्वस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर किया जाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसीलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो तीनों का जब सम किया जाएगा तो तीनों का सम F2 के केस में क्लोरीन से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हमको नहीं रखना है, उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर, इन दोनों में मीडियम का डिफरेंस है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा Cl2, F2, Br2 एंड I2, और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होगा F2, Cl2, Br2 एंड I2, ठीक है। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शंस कौन कौन से हमारे पास, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले बात है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। देखो अभी अभी जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, फ्लोरीन से और आयोडीन तक यहां पर डिक्रीज हो रही है। अगर ये हमें याद हो गया तो ये रिएक्शन आराम से इजीली याद हो गई, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीन तक आते आते वो ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल कम हो जाएगी। तो देखो किस तरीके से हम इनको रिएक्शन को याद रख सकते हैं। सबसे पहला है F2 प्लस H2O, F2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर 0, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो F2 में फ्लोरीन 0 से और -1 तक गया, मतलब इसने अपना क्या किया, रिडक्शन, और ऑक्सीजन -2 से 0 तक गया तो इसने क्या किया, अपना ऑक्सीडेशन। देखो कंप्लीटली रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब फ्लोरीन के सामने जब हमने H2O रखा तो फ्लोरीन ने अपना रिडक्शन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर दिया और प्रोडक्ट बनाए HF प्लस H2O, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जा रही है, तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा नेक्स्ट, फ्लोरीन में कंप्लीटली सामने वाले का ऑक्सीडेशन किया, क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो गई तो इसका ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो डिसप्रोप रिएक्शन होगी, डिसप्रोप रिएक्शन मतलब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, जिसमें
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे देखो Cl2 प्लस H2O, प्रोडक्ट क्या बनेगा HCl प्लस HOCl। कैसे याद रखना है, देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0, जब क्लोरीन से HCl बना तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ क्लोरीन का -1, और जब क्लोरीन से HOCl बना तो क्या बना इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। मतलब 0 से -1 भी गया और 0 से +1 भी गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए। ठीक है, ब्रोमीन के केस में भी देखो, ब्रोमीन के केस में भी क्या हुआ, ब्रोमीन के केस में HBr बना, HBr में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 तक चेंज हुआ, और 0 से +1 तक HOBr में कहां तक चेंज हुआ +1 तक। मतलब यहां पर भी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ। ठीक है, आयोडीन के केस तक आते आते क्या याद होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है तो इतना ज़्यादा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाएगा कि ये H2O का एक बार भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा और ये केमिकल रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, और ये तो हमें पहले भी पता है कि आयोडीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत कम स्टेबल होती हैं, तो आयोडीन की यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, याद रखने का तरीका देखो, बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं, हमें रटनी नहीं है, हम इजीली इनको याद रख सकते हैं। कैसे, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, F2Cl2Br2I2, तो F2 के सामने H2O लाया जाएगा, फ्लोरीन उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीजन को -2 से 0 में भेज देगा। Cl2 और Br2 के साथ सामने अगर H2O लाया जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होगा, और I2 के साथ में H2O लाया जाएगा तो ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना रिडक्शन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन क्या बनाना है, हाइड्राइड बनाना होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। F2 प्लस H2 क्या बना सकते हैं, यहाँ से सिर्फ हाइड्राइड ही बन सकता है ना, तो H2 प्लस F2 2HF, Cl2 प्लस H2 2HCl, Br2 प्लस H2 2HBr, और I2 प्लस H2 2HI। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, आयोडीन की मैक्सिमम रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो सब रिवर्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्राइड बन रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरीके से देखा जाएगा, अभी समझाया था बॉन्ड स्ट्रेंथ का देखने का तरीका, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, तो हम बोल सकते हैं साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो क्या है, 1 मिनट, हाँ, तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास है HF, HBr, सॉरी HF के बाद HCl, HBr एंड HI। टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रोजन का तो साइज फिक्स है, लेकिन हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। HF, HBr, सॉरी HF के बाद HCl, HF, HCl, HBr एंड HI, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। देखो HF, HCl, HBr एंड HI। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे वीक हो रहा है तो इसका मतलब इसे ब्रेक करना थोड़ा सा हार्ड है और इसे ब्रेक करना बहुत ज्यादा इजी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका कम है, तो इसी के बेस पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जैसे जैसे बॉन्ड वीक होगा उसको ब्रेक करना उतना ही इजी होगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल HF, फिर HCl, HBr एंड HI। और इस थर्मल स्टेबिलिटी के बेस पर हम समझेंगे एसिडिक कैरेक्टर। देखो सभी एक दूसरे से लिंकेज है, एक बार अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ में आ जाता है तो हम रिड्यूसिंग पावर, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं। अब एसिडिक कैरेक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, एसिड का मतलब क्या होता है, जो जितना इजीली H+ डोनेट करे वो उतना ही अच्छा एसिड होता है, ये हम जानते हैं। तो HF, HCl, HBr एंड HI, इसमें से जो जितना इजीली H+ डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, और इजीली H+ कौन डोनेट करेगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा, और वीक बॉन्ड किसका है, HI का, तो इसका मतलब HI सबसे अच्छा एसिड इजीली H+ निकाल सकता है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl एंड उसके बाद HF।
तो टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है, हम इजीली ये बोल सकते हैं। देखिए टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, इसका मतलब ये H+ इजीली डोनेट कर सकता है, और जो H+ इजीली डोनेट कर सकता है वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीज। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, देखो फिर से वही टॉपिक है हमारे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट हम कर सकते हैं इसको। रिड्यूसिंग नेचर किस तरीके से देखते हैं, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, सामने वाले का रिडक्शन करना। सामने वाले का रिडक्शन कहां से करेंगे, अपना H निकाल के सामने वाले को दे देना। भाई रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन। अगर ये अपने में से हाइड्रोजन निकाल के सामने वाले में ऐड कर देता है तो सामने वाले का रिडक्शन हो जाएगा। सामने वाले का रिडक्शन करने के लिए जरूरी है हाइड्रोजन इजीली रिमूव करना, और हाइड्रोजन इजीली वहां से रिमूव होगा जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, यहां पर आयोडीन का, आयोडीन के साथ में। तो सबसे इजीली हाइड्रोजन कौन देगा, आयोडीन देगा, और आयोडीन सबसे इजीली हाइड्रोजन देगा, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका अच्छा होगा, वो आयोडीन का अच्छा होगा, ठीक है। तो HF, HCl, HBr, HI, HF से HI तक रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम आने पर कंटिन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर फ्लोरीन की अगर बात करें, फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर शो कर सकता है। फ्लोरीन के पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। कोवैलेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो कोवैलेंसी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोवैलेंसी फ्लोरीन ओनली 1 शो कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन 1357 4 टाइप का, उसी तरीके से ब्रोमीन भी एंड उसी तरीके से आयोडीन भी, ये 1357 कोवैलेंसी शो कर सकते हैं, इतना हम जानते हैं। अब हम बात करें फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन ओनली 1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, ठीक है। माइनस वाला तब शो करेगा मान लो फ्लोरीन से कोई भी एलिमेंट जुड़ा है X, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया जाता है तो इस बॉन्ड ब्रेक करने में हमने माना कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्लोरीन के पास, सॉरी X के पास, और फ्लोरीन शो करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और X शो करेगा -1। लेकिन क्या फ्लोरीन से बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, नहीं है। इसका मतलब क्या ये केस पॉसिबल है, ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हम इजीली बोल सकते हैं कि फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। तो फ्लोरीन ओनली एंड ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा अगर वो किसी अदर कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तो, और अगर F2 का केस है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो हमें याद रखना है कि फ्लोरीन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ओनली 0 एंड 1 के ही ऑक्साइड से ये बना सकता है। और वो ऑक्साइड क्या क्या होंगे, वो ऑक्साइड हमारे सामने है, F2+O2 अगर ये बनाता है तो OF2 एंड O2F2, ठीक है, इसी टाइप के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, क्योंकि इनसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन वहां पर प्रेजेंट है, और आयोडीन के केस में और भी बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लस और माइनस दोनों शो कर सकते हैं, और कई टाइप के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ में हेलोजन्स का रिएक्शन बहुत ईजी। Mg+Cl2, Mg क्या है हमारे पास, S ब्लॉक का मेटल है, ठीक है। Cl2 के साथ में रिएक्शन किया, क्या बनाएगा, एक S ब्लॉक का एलिमेंट, दूसरा P ब्लॉक का एलिमेंट, आयोनिक बॉन्ड से MgCl2 बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम +Cl2 क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड से NaCl बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इजीली किसी भी मेटल के साथ में हेलोजन की रिएक्शन करा के मेटेलिक हैलाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ अभी हमारा कंप्लीट हैलाइड्स के बारे में, बाकी की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।